हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैटर मेंटोर में। हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसका हम फर्स्ट पार्ट जो वीडियो अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, उसमें हमने कार्बन के बारे में आपको बताया, उसकी वैलेंसी और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने बताया। साथ साथ में हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में भी बताया। अब हम उसके आगे जो है पढ़ेंगे, तो आगे हमारा टॉपिक आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि केमिस्ट्री के भी दो पार्ट होते हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहले मैं डिफिनेशन आपको बता देता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनेशन होती है द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कार्बन कंपाउंड की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसलिए उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। अब हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, तो उसकी डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं? तो द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कार्बन से जो बने हुए कंपाउंड होते हैं वह आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि कार्बन के अलावा कार्बन के साथ साथ दूसरे और भी एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं, लाइक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो सकता है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इसीलिए लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम कार्बन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन। मतलब कार्बन के अलावा बहुत सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, एंड मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट। और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीजन भी होता है और दूसरे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा, और देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है कभी कभी ये जैसे हाइड्रोजन इसमें लगा हुआ है, हाइड्रोजन को कोई दूसरा एलिमेंट आके डिस्प्लेस कर दे तो एक नया कंपाउंड बन जाता है, तो वो उसका डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो इसमें आपका मेथेन आ जाएगा, एथेन आ जाएगा। इसके अलावा हम और भी कुछ एग्जांपल्स आपको बता दे रहे हैं, जैसे ये हो जाता है HCOOH। ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है, इसको मेथनोइक एसिड भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन के भी कुछ आपको आइटम्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये होता है। इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो इसमें कुछ और पॉइंट रह गए थे, 2-3 पॉइंट, वो मैं आपको खास बातें बता देता हूँ। जैसे हमने आपको बताया था कि कार्बन का जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो जिन बॉन्ड से बनते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं कि नेचर में वीक होते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की अपेक्षा वीक होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने से बने होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो भी कोवैलेंट बॉन्ड से बने होते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो पहले ये माना जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को केवल और केवल लिविंग थिंग से जो है प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे प्लांट से आपको मिल जाएगा, आपको एनिमल से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे कहानी है कि माना जाता था कि एक विटाल फोर्स थ्योरी होती थी जिसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से ही जो है प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, तो इस थ्योरी को विटाल फोर्स थ्योरी कहा गया। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को पाने के लिए लिविंग थिंग का होना अनिवार्य है। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम होलर था, फ्रेडरिच होलर नाम था। उन्होंने क्या किया, और जो यूरिया है, यूरिया भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको उन्होंने लेबोरेटरी में बना के उस विटाल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया, डिस्प्रूव्ड कर दिया। उन्होंने जो है अमोनियम साइनाइड की हेल्प से क्या बनाया, यूरिया बनाया, और सबको ये प्रूव कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए किसी भी लिविंग थिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको बतानी थी। अब हम आगे चलेंगे जो है कि इसके इतने ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों पाए जाते हैं, कार्बन के विश्व भर में या दुनिया भर में इतने ज़्यादा कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक ये है कि इस पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड ही क्यों हैं। ठीक है, तो जैसा कि हेडिंग भी आपकी क्या है, द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड की है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कार्बन से बने हुए कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए कितने कंपाउंड है, देखिए द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ऑलरेडी नोन एट द प्रेजेंट इज मोर देन 5 मिलियन। मतलब जितने अभी तक ज्ञात हैं लोगों को, जितने अभी तक पता है, वो पहले से ही 5 मिलियन, 5 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं। ठीक है, मैनी मोर न्यू कार्बन कंपाउंड्स आर बीइंग आइसोलेटेड और प्रिपेयर्ड। और भी ज़्यादा कार्बन कंपाउंड क्या लेबोरेटरी में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, उनकी खोज की जा रही है। दूसरी चीज़ क्या है, इन द लेबोरेटरी एवरी डे। ठीक, इन फैक्ट द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड अलोन इज मच मोर देन नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट टेकन टुगेदर। मतलब जितने भी इस दुनिया में दूसरे एलिमेंट है उनके कंपाउंड को साथ में ले लिया जाए तब भी कार्बन के अकेले कंपाउंड जो होंगे वो उन सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड से ज़्यादा होंगे। तो उसके दो रीज़न हैं। एक रीज़न वो कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई हुई थी, और एक दूसरा रीज़न है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है।
ठीक है। तो जैसे देखो कैटिनेशन वाली जो प्रॉपर्टी वो यहाँ पे लिखी है, वन रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड इज दैट कार्बन एटम कैन लिंक विथ वन अनदर बाय मींस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब कार्बन एटम क्या कर सकते हैं, आपस में बॉन्ड की तरह जोड़कर एक लंबी चेन जो बना सकते हैं, जिस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहा जाता है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी की वजह से जो है सबसे ज्यादा कार्बन के कंपाउंड पाए जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो है कि अनदर रीजन फॉर द existence of large number of organic compound और कार्बन्स कंपाउंड इज दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। मतलब दूसरी प्रॉपर्टी है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या है, 4 है। तो 4 होने का मतलब है कि वो एक साथ कार्बन का एक एटम ही 4 अदर एलिमेंट के एटम से कंबाइन कर सकता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये कार्बन का एक एटम हो गया और यहाँ पे CH4, ये मेथेन का फार्मूला है। तो इसमें क्या किया, कार्बन के एक एटम ने ही 4 हाइड्रोजन से क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। ठीक है, इस तरह से और भी बड़े बड़े फार्मूले हैं जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आगे जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं उसमें वो हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना ही करना है। ठीक है, लॉन्ग चेन वाली बात करें तो जैसे ऑक्टेन की बात करें तो ऑक्टेन का फार्मूला C8 होता है, ठीक है, और H18 होता है। तो यहाँ पे 8 कार्बन की एक बहुत लंबी चेन बन गई। तो इस लंबी चेन बनने की वजह से आप 8 कार्बन की चेन बना सकते हो, 9 कार्बन की चेन बना सकते हो, 10 कार्बन की चेन बना सकते हो, 11 कार्बन की चेन बना सकते हो। तो ऑटोमेटिक उसके कंपाउंड जो है दुनिया में ज़्यादा हो ही जाएंगे। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को हमने बता दिया कि कौन सी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ये है कैटिनेशन वाली कि कार्बन कार्बन आपके एटम जो है आपस में लिंक होकर के एक बहुत बड़ी चैन बना सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताई कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन की वैलेंसी 4 होती, जिस वजह से कार्बन का एक एटम ही जो है 4 अदर एलिमेंट्स के एटम के साथ जो है कंबाइन हो सकता है। इन 2 रीजन की वजह से कार्बन के सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इससे पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने ये पढ़ा कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के रीज़न क्या है। तो उसमें हमने आपको बताया था कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। एक तो कार्बन टेट्रा वैलेंसी होने के कारण जो है कार्बन के इतने सारे जो है कंपाउंड्स इस दुनिया में होते हैं। लेकिन कैटिनेशन में जब कार्बन चैन बनाते हैं तो उसकी मैं 2 बातें आपको बना देता हूँ कि कार्बन जो है 2 प्रकार की चैन बनाते हैं। एक तो वो जो है ओपन चैन बनाते हैं और एक क्लोज्ड चैन बनाते हैं। ओपन चैन की जैसे बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले ही हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ। ओपन चैन जैसे कार्बन कार्बन एटम के बीच में एक स्ट्रेट चैन बन जाए तो इसे ओपन चैन कहते हैं। तो ऐसा जैसे कि आपका जैसे ले लीजिए एथेन, ठीक है, तो एथेन का फार्मूला क्या होता है आपका C2 और H6। तो इसके बीच अगर हम बात करें तो एथेन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो एथेन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे ठीक, तो एथेन में जैसे 2 कार्बन हैं तो 2 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 ये हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में एक स्ट्रेट चैन बन रही है, तो इसे ओपन चैन कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले ही हैं, तो नहीं बताऊंगा। और इसके अलावा एक कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्लोज्ड चैन बनती है, जैसे रिंग शेप बन जाती है, जैसे एक कार्बन यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर और एक से। तो देख रहे हैं कि इस तरह से कभी कभी एक क्लोज्ड चैन बनती है। ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल में करेंगे कि इसे बेंजीन कहते हैं, इसके बीच में अल्टरनेट में जो है डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो कार्बन जो है 2 प्रकार की चैन बनाते हैं, एक स्ट्रेट चैन बनाते हैं और एक क्लोज्ड चैन बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग स्ट्रेट चैन के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हमारा हाइड्रोकार्बन आता है, तो हाइड्रोकार्बन में पहले हम स्ट्रेट चैन या ओपन चैन के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन की जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन, मतलब ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसको जरा आप यहाँ पे देख लीजिए, जिसको नोट्स की जरूरत है तो अपना नोट कर लेगा। एक कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, मतलब ऐसे कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। इसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मेथेन आ जाएगा। तो देखिए मेथेन में एक आइटम कार्बन का है और 4 आइटम किसके, हाइड्रोजन के हैं, तो ये भी हाइड्रोकार्बन है। एथेन करें, ठीक है, एथीन करें, एथाइन करें, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा बहुत सारे हैं लेकिन हम एग्जांपल के तौर पे अभी कुछ ही लिए हैं। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है कि 2 ही एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ये पता चल गया, हाइड्रोजन और कार्बन। और जो हाइड्रोकार्बन के जो मेन सोर्स है, इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो क्या होता है, पेट्रोलियम। मतलब जो है पेट्रोलियम से ही हाइड्रोकार्बन को जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो ये लिखा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अंडरग्राउंड ऑयल डिपॉजिट बाय ड्रिलिंग ऑयल वेल्स। मतलब जो अंडरग्राउंड के नीचे जो भी कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं, पेट्रोलियम्स है, उसको जो है ऑयल वेल खोद करके निकाला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं,
तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग समझते हैं। पहले तो डिफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। ए हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन आइटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें जो कार्बन के आइटम होते हैं उनके बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अभी मैं कुछ आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो दे आर आल्सो कॉल्ड एल्केन्स। अच्छा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दूसरा हम एल्केन्स भी कह सकते हैं। और एल्केन्स की डिफिनेशन अगर लिखनी हो तो लिख सकते हैं, तब भी वही डिफिनेशन जो इसमें है वही। एंड एल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन आइटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अब कैसे कनेक्टेड होते हैं देखते हैं। जैसे कुछ हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे मेथेन का फार्मूला CH4 होता है, ठीक है। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो खैर मेथेन में एक ही कार्बन है, तो इसमें आपको कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड दिखाई ही नहीं देगा। लेकिन अगर हम बात करें C2H6, ये क्या है, एथेन। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो देखो ये कार्बन कार्बन, ठीक है। ये देखो हाइड्रोजन 6 हैं, तो ये 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये आपके 6 हाइड्रोजन हो गए और ये कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल एटम हो गया। तो हमारा वही होता भी है कि जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसी तरह एक फार्मूला हम और ले लेते हैं, C3H8, ठीक है। ये आपका किस चीज़ का फार्मूला है, ये है आपका प्रोपेन का, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 3 इधर हो जाएंगे और 3 इधर हो जाएंगे और 2 यहाँ पे हो जाएंगे। तो अब कार्बन कार्बन के देखो कार्बन की बैलेंसी 4 है, यानी कि कार्बन जो है दूसरे ऐसे 4 एटम के साथ कंबाइन कर सकता है जिनकी बैलेंसी 1-1 हो, तभी तो 4 बैलेंसी कंप्लीट होगी। तो देखिए एक इसने हाइड्रोजन के साथ किया तो एक उसका इलेक्ट्रॉन उससे अटैच हो गया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ किया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उससे शेयर कर लिया, तीसरे से किया तो तीसरा इलेक्ट्रॉन, और ऐसे करके उसने उसकी चारों बैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना लेता है तो चारों बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में एल्केन्स में केवल एक सिंगल बॉन्ड ही बनता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि इनका एक फार्मूला होता है एल्केन्स का फार्मूला होता है CnH2n+2। इसका ये मतलब है कि एल्केन का जो भी कंपाउंड होगा उसका जो फार्मूला होगा उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके 2 गुने से 2 ज़्यादा जो है नंबर ऑफ आइटम ऑफ हाइड्रोजन होंगे। मतलब जितना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि कार्बन 1 है तो कार्बन 1 लिख दीजिए। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2 × 1 + 2। 1 का मतलब एक कार्बन, तो देखो यहाँ पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। इस फार्मूले में n जो है वो कार्बन एटम की संख्या है, ठीक है। तो बात करें अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो कार्बन 1 है तो 1 हो गया, यहाँ भी n है तो यहाँ भी n की वैल्यू 1 रखोगे, तो इस हिसाब से हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यानी कि मेथेन, अब इस फार्मूला, अगर ये फार्मूला किसी कंपाउंड के पे जो है अप्लाई हो जा रहा है तो ये मीन्स वो एल्केन सीरीज का है, ये भी आपको पता हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम कार्बन के आइटम 2 रखें तो देखें कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, तो देखिए यहाँ पर तो 2 रहेगा ही, वो तो फार्मूले का है, और n की जगह पे हमें फिर 2 रखना पड़ेगा क्योंकि n की जगह पे वही रखना पड़ेगा जितना कि कार्बन का नंबर है, ठीक है। तो कार्बन का नंबर 2 है इसलिए यहाँ पर भी हम लोग 2 रखेंगे, और फिर यहाँ पे 2 लगा तो आपका C2 और 2 × 2 = 4 और 2 = 6। तो ये एथेन का जो है आपका जो है फार्मूला आ गया, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका एल्केन का है और ये किसी अगर कंपाउंड के फार्मूले पे अप्लाई हो रहा है इट मीन्स वो एल्केन सीरीज का कंपाउंड है, ठीक है। अगर हम इसके अलावा, अब इसके स्ट्रक्चर भी हमने आपको 2 बना के दिखा दिए, ये आपका जो है एथेन का स्ट्रक्चर है, ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज़ है कि ये जो कंपाउंड होते हैं इनकी जब हम नेमिंग करते हैं तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड एंड अप विथ एन, मतलब इनके जो नेम है उनके पीछे एन लगा होता है। एक चीज़ और आपको अभी आगे सिखाएंगे नॉमेनक्लेचर में, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक कार्बन होता है तो हम लोग उसका रूट नेम मेथ रखते हैं, 2 कार्बन वाला कोई कंपाउंड है तो उसका रूट नेम एथ हो जाएगा, 3 कार्बन पे प्रोप हो जाएगा, 4 कार्बन पे ब्यूट हो जाएगा। तो वो रूट नेम में ही क्या करना है, अगर वो एल्केन सीरीज का है तो उसके पीछे एन जोड़ देना है। जैसे अगर एक कार्बन की बात करें तो ये आपका था CH4, ये क्या है, मेथेन, तो ये रूट एक कार्बन है इसलिए इसमें क्या रहेगा, मेथ रहेगा इसका रूट नेम। अब क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का है तो इसलिए हमें इसमें एन जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। इसी तरह से जो 2 कार्बन वाला है तो 2 कार्बन पे हमने आपको बताया कि उसका रूट नेम होता है एथ, तो यहाँ पे हो जाएगा एथ। अब क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है इसलिए इसके नाम के पीछे हम लोग एन जोड़ देंगे तो ये एथेन हो जाएगा। इसी तरह से 3 कार्बन वाले का जो रूट नेम होता है वो प्रोप होता है, उसके पीछे एन जोड़ देंगे तो वो प्रोपेन हो जाएगा। 4 कार्बन वाला ब्यूटेन हो जाएगा, 5 कार्बन वाला पेंटेन हो जाएगा।
तो इस तरह से एल्केन का जो है आपका होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जैसा कि हमने बताया कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते थे उसमें कार्बन कार्बन के एटम जो है सिंगल बॉन्ड से जो है जुड़े हुए होते थे, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन जो दो एटम होते हैं वो आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ए हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे बेटा गलत लिख गया, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, ए हाइड्रोकार्बन इन विच द टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जिसमें कोई भी दो कार्बन आइटम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा अटैच होंगे, जुड़े हुए होंगे, तो उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे देखिए ये एथीन है। ठीक है, तो एथीन में देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। अच्छा, आप लोगों ने कभी कभी इसका फार्मूला इस तरह से लिखा देखा होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में इन दोनों का मतलब ये भी है, एक ही मतलब है दोनों का। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में फार्मूला देखा जाए तो लॉजिकली यही सही है, लेकिन आप ये भी लिखते हैं तो गलत नहीं माना जाता, क्योंकि बॉन्ड तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में बनते हैं, इसलिए कार्बन कार्बन एटम को पहले लिखना चाहिए, लेकिन लोग नॉर्मली ऐसा लिखते हैं, तो ये भी गलत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो एक कंपाउंड आपके सामने क्या है, एथाइन। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में 3 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर हो, 2 पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन से होता है। अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो या फिर 4 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो तो आपका डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस 6 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते हैं तो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो कैसे बनता है ये हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन आपको हम कुछ नाम बता दें कि अगर जिन हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड बनता है उन्हें एल्कीन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, एल्कीन कहा जाता है। तो एल्कीन को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो एल्कीन के जो कंपाउंड होते हैं उसमें रूट नेम में ईन जोड़ के इंड होते हैं। जैसे मेथ है, मेथ में ईन जोड़ दोगे तो मेथ तो खैर होता ही नहीं है, एल्कीन में एथ होता है, तो एथ में ईन जोड़ दोगे तो एथीन हो जाएगा। प्रोप में ईन जोड़ दोगे प्रोपीन हो जाएगा। ब्यूट में ईन जोड़ दोगे ब्यूटीन हो जाएगा। तो इस तरह से उनके नाम इंड होते हैं। ठीक है, और इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड का जो ग्रुप होता है हाइड्रोकार्बन का उसको कहा जाता है एल्काइन, एल्काइंस। तो ये सब ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस ग्रुप के जो है हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक, तो इनके नाम के पीछे रूट नेम में आइन जोड़ दिया जाता है। तो जैसे एथाइन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा, इस तरह से इनके नाम रखे जाएंगे। अच्छा, दोनों के जो सोर्स होते हैं तो सोर्स इनका भी पेट्रोलियम ही होता है, पेट्रोलियम से ही ये अचीव किए जाते हैं। ठीक, अब हम ये करते हैं कि कुछ आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एथीन का फार्मूला ये है आपका CH2 एंड CH2। अब ये डबल बॉन्ड कैसे बनता है इसको आपको समझने की जरूरत है। तो मान लीजिए कि इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 4 हैं टोटल। इस फार्मूले को नॉर्मली ऐसे भी लिखा जा सकता है C2H4। ठीक है, तो एल्कीन का जो फार्मूला होता है तो वो फार्मूला आपका होता है CnH2n, मतलब जितना कि उसमें कार्बन होके उससे 2 टाइम्स उसमें हाइड्रोजन का आइटम होंगे। तो जैसे हम बात करें कि अगर कार्बन इसमें 2 थे तो 2 टाइम्स 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 4 हो गए। अगर कार्बन 3 हो गए तो उसका 2 गुना कितना होता है, 3 2 6 होता है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो ये प्रोपीन हो जाएगा। अगर कार्बन उसमें 4 हैं तो उसका 2 गुना उसमें हाइड्रोजन होंगे, यानी कि 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। तो इस तरह से एक जो है हाइड्रोकार्बन की जो एल्कीन की जो सीरीज बन जाती है तो वो इस तरह से बनती जाती है। फार्मूले के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे नाम उसके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बताएं तो आप देखिए इसमें ये 2 कार्बन कार्बन एटम हो गए। इसमें क्योंकि हाइड्रोजन 4 है तो 4 हाइड्रोजन हम लोग बना लेते हैं, 2 यहाँ पर हो जाएंगे और 2 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ठीक है, और इधर हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, इधर कुछ है नहीं तो वो हम यहीं पे रख देंगे कार्बन का। यहाँ भी कार्बन के पास हम 4 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। अब हाइड्रोजन के पास केवल 1 होता है, और हाइड्रोजन के पास एक ही सेल होती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ जो है 1 इलेक्ट्रॉन की और हो सकता है, तो उसके पास 2 हो जाएंगे। तो जैसे हाइड्रोजन ने शेयर किया तो हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, इस हाइड्रोजन ने यहाँ शेयर किया इसके पास 2 हो गए, इस हाइड्रोजन ने यहाँ शेयर किया इसके पास भी 2 हो गए, और इसके पास भी 2 हो गए। अच्छा, कार्बन के पास हाइड्रोजन से शेयर करने के बाद कितने हो गए, देखिए 2 2 4 और 2 6, इसके पास भी 2 2 4 और 2 6। अगर ये दोनों आपस में भी जो है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लें
तो अब देखिए कार्बन के पास, प्रत्येक कार्बन के पास कितने हो गए, 2 2 4, ठीक है, और 2 6, और ये वाले 2 भी उसके ही माने जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। इसी तरह इसके पास 2 2 4 2 6 और 2 8, तो हर कार्बन एटम के पास इस तरह से जो है क्या हो गया कि 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इनको आपस में 2 बॉन्ड बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने देखा कैसे बने 2 बॉन्ड, क्योंकि उसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गए थे, ठीक है, तो वो आपस में ही जो है 2 बॉन्ड बना के आपस में शेयर कर लेते हैं, और दोनों का जो है ऑक्टेन कंप्लीट हो जाता है, और दोनों क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह हम एक और एलिमेंट पे आपको करके दिखाते हैं कि अगला हमने क्या बताया था कि अगर हम एथीन के बाद दूसरा जो है कंपाउंड देखें आपका एल्कीन में, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। तो प्रोपीन का फार्मूला आपने देखा ही क्या होता है, C3H6, ठीक है, और हमने बताया कैसा होता है कि जो एल्कीन हाइड्रोकार्बन होता है उसमें हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ एटम होता है वो कार्बन के नंबर ऑफ एटम से 2 टाइम्स होता है, तो इसका फार्मूला बनाना भी बहुत आसान है, इसको कहा जाता है प्रोपीन। तो हम पहले कार्बन बनाएंगे, क्योंकि ओपन चेन वाला इसलिए बना लिया हमने। अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, तो एक काम करते हैं कि हम एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। आपने देखा कि कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन तो इससे ही कंबाइन हो जाएंगे, अब कार्बन के पास 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम 1 कर लेंगे और 1 यहाँ पे कर लेंगे, तो 3 और 2 5। अब कार्बन के पास बचा क्या, एक काम करते हैं यहाँ पे करते हैं, तो देख रहे हैं हाइड्रोजन कितने हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो जा रहे हैं, यानी कि ये भी सही नहीं है। तो हम क्या करें कि अब ट्राई करते हैं एक बॉन्ड से, तो इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए, मीन्स उसने 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर लिया, ठीक है। और एक यहाँ से हटा देते हैं तो हो जाएंगे, देखो 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब यहाँ आप ध्यान दें सब लोग कि इस कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुके हैं आपस में, इस कार्बन के 2 शेयर हो गए, यानी कि अभी इसके पास 2 बचे हैं, ठीक है। तो 2 अगर इसके साथ शेयर कर ले तो देखो इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, अब 2 बच गए तो वो 2 इसके साथ शेयर कर ले रहा है, और इसके 2 एक इस कार्बन के साथ शेयर हो चुका था और एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर होता, तो इस कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ शेयर कर लिए। अब देखिए सारे कार्बन के पास 4 4 बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड बनने चाहिए, 1 2 3 4 इस कार्बन के पास भी, 1 2 3 4 इस कार्बन के पास भी, मतलब उसके चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, और 1 2 3 4 इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड बन गए, यानी कि इसके भी चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं सारे। और देखो हाइड्रोजन इसमें फार्मूले में 6 थे, तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन भी हो गए। इस तरह से फार्मूला बनाते हैं। इसी तरह से एक और हम लोग बनाते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ, तो हम लोग एक कंपाउंड के बारे में और समझ लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने आपको एथीन और प्रोपीन का बता दिया है, अब हम आपको ब्यूटीन का बताएंगे। तो देखिए आपको पता है कि जिसमें 4 कार्बन आइटम हो उसका रूट नेम होता है ब्यूट, ठीक है। और क्योंकि वो एल्कीन ग्रुप का है इसलिए उसके नाम के पीछे आप इन जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। अच्छा, ब्यूटीन का अगर फार्मूला बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, आपको पता है कि एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो CN और H2N होता है, ठीक है। अब आपको ब्यूटीन बनाना है तो ब्यूटीन का मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन हो गए, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, तो इस फार्मूले के साथ आपके हाइड्रोजन होने चाहिए 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा इसमें 8, तो आपका फार्मूला बन गया अच्छे से। अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे बनेंगे 2 बॉन्ड। तो आप पहले क्या करें, ये 4 कार्बन एटम बना लें, ठीक है, और चारों कार्बन एटम के पास 4 4 इलेक्ट्रॉन बना ले, क्योंकि जो कि उसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 8 जो है हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं। तो जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन के लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके कितने 3 2 5 और 2 7, यानी कि एक यहाँ पे कोई और हो जाएगा। तो इस तरह से 8 हाइड्रोजन हो गए। अब हम लोग बनाते हैं, तो देखिए कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तो हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसको 2 ही इलेक्ट्रॉन की हो सकता है। सेल एक है और फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। एक जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन ने इससे शेयर कर लिया तो 2 बॉन्ड बन गए, एक इससे शेयर कर लिया 3 बॉन्ड बन गए। अब एक खाली रह गया तो वो आपस में शेयर कर लेगा, इसी तरह से ये आपस में शेयर कर लेंगे, ये आपस में, और एक इसका बच गया है इलेक्ट्रॉन वो आप कार्बन एटम आपस में शेयर कर लेंगे। इसी तरह से एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का यहाँ पर, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का यहाँ पर, और एक इसने शेयर कर लिया। अब देखिए इसके पास अभी 3 बचे हुए हैं, ठीक है।
और 3 2 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं। तो करेंगे क्या लोग, ये लोग क्या करेंगे, इसका भी एक हम जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होगा, हाँ, तो इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा देखना होगा कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे न लग के यहाँ पे लगता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो हम लोग क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं, अब इसके एटम के पास सिर्फ 2 बचे हैं, इसके 2 शेयर हो चुके हैं, यानी कि इसके पास भी 2 बचे हैं। तो एक ये आपस में ये शेयर कर लेगा और एक आपस में ये शेयर कर लेगा। तो देखिए हर कार्बन एटम के पास चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं और 4 बॉन्ड सब कार्बन एटम के पास हैं। जैसे 1 2 3 4 इसके पास भी, 1 2 3 4 इसके पास भी, 1 2 3 4 इसके पास भी, और 1 2 3 4 इसके पास भी। और इसके बाद जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है स्ट्रक्चर बनाने की, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपके पास क्या हो जाए C5H8 हो जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये पेंटीन हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर तो आप देखते हैं कि जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना होता है, तो उसमें जो सेकंड नंबर वाला कार्बन होता है उसके पास हमेशा एक ही हाइड्रोजन होता है। आंख बंद करके आप क्या करें कि जो इस एंड पे होगा राइट हैंड पे, उस पर आप 3 हाइड्रोजन बना दें, जो लेफ्ट हैंड पे होगा उस पर 2 हाइड्रोजन, और बाकी जो कार्बन उस पर 2 लगा दें, लेकिन जो डबल बॉन्ड के बाद वाला जस्ट कार्बन एटम का उस पर केवल 1 हाइड्रोजन बनाएं। आप आंख बंद करके इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। 1 2 3 4 5, इसके पास हम 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट करा देंगे, तो 3, और इसके पास 2 से करा देंगे, 5 हो गए, 5 2 7 2 9, और इसके पास 1 बना देंगे, 10 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। अब देखो इस कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड बना देंगे, इसके पास सिंगल बॉन्ड, देखिए सबके पास सिंगल बॉन्ड भी बन गया है और सबके चारों इलेक्ट्रॉन शेयर भी हो चुके हैं। इस लाइन का मतलब ही होता है कि ऊपर हाइड्रोजन लगा है। ठीक है, अगर आप ये लाइन बनाते रहें तब भी जो है समझ जाएगा इंसान कि ये हाइड्रोजन नीचे लगा हुआ है। ठीक, तो देखिए कि आपको सब में कॉमन चीज़ें क्या मिल रही है कि जिस कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड बना होता है उसमें जो सेकंड नंबर वाला कार्बन होता है उसके ऊपर केवल एक ही हाइड्रोजन होता है, बाकी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे और दूसरे एंड पे 3 हाइड्रोजन होंगे, बाकी सबके पास 2 होंगे। तो इस तरह से आप इसकी ट्रिक समझ सकते हैं। अब हम इसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। एल्कीन के बारे में हमने आपको बता ही दिया, एल्काइन के बारे में समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो हाँ, अब हम एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बार बार कुछ ना कुछ मिस हो जा रहा है हमसे, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन होगा। तो an unsaturated hydrocarbon in which the 2 carbon atoms are connected by a triple bond is called alkynes। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन आइटम 3 बॉन्ड यानी कि ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। ठीक है, एल्काइन के अगर फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला, जैसे एल्कीन का फार्मूला होता था CnH2n और इसका फार्मूला आपका होता है CnH2n-2 होता है। मतलब इसमें क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे उससे 2 गुने से 2 कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो अगर पहले हम, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि आपको ये पता है कि इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनके नेम के एंड में क्या पड़ता है, आपका आइन लग जाता है। जैसे एथाइन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, इस तरह से जो है इनके नाम के पीछे आइन लग जाता है, आइन के साथ खत्म होते हैं। इनका फार्मूला हमने बता ही दिया। तो जैसे हम एक इसका फार्मूला बनाते हैं, मान लो कि ऐसा जिसमें 2 कार्बन हो, तो 2 कार्बन है तो इसका रूट नेम क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। ठीक, अब इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 × 2 -2, यानी कि आपका क्या आएगा C2H। अब यहाँ 4 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2। अब देखो इसका रूट नेम क्योंकि 2 कार्बन होने की वजह से एथ हो जाएगा, और जो है इंड होगा आइन से, तो इसका क्या हो जाएगा, एथाइन, यानी कि इसका नेम क्या हो जाएगा, एथ आइन, इसका नेम एथाइन हो जाएगा। इसी तरह से हम जो है दूसरा सेकंड जो है कंपाउंड ले तो उसमें 3 कार्बन वाला ले हम लोग, तो अगर उसमें कार्बन 3 हो जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला वही आपका 2 × 3 -2 क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ 3 × 2 = 6, 6 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा आपका 4 आ जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर हम 4 आइटम वाला हाइड्रोकार्बन ले तो आपका देख रहे हैं कि 4 अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पर वही चीज़ 2 × 4 -2, यानी कि अगर कार्बन 4 रहेंगे, ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 -2, 8 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है फार्मूले बनते जाते हैं हाइड्रोकार्बन के। अब इनके बीच में और दूसरी चीज़ है कि कार्बन कार्बन के बीच में 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर होते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा किए जाते हैं, तब जो है आपका बनता है एल्काइन। ठीक, तो कैसे बनता है ये आपको मैं शो करके दिखाता हूँ।
हाँ, तो ये पहला जो है आपका हाइड्रोकार्बन जो एल्काइन ग्रुप का कंपाउंड है जिसे एथाइन कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें हम कैसे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ये आपको हम शो करके दिखाते हैं। तो मान लीजिए कि 2 कार्बन है, तो हम पहले यहाँ पर 2 कार्बन बना लें। हाइड्रोजन 4 हैं, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ पर हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, नहीं हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 ही थे, गलत हो गया, हमने आपको अभी फार्मूले में करके दिखाया भी था। तो एक कार्बन जो है हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेगा, मान लीजिए कि ऐसे शेयर कर ले, और एक यहाँ पर ऐसे शेयर कर ले। तो आप सबको पता है कि कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे बना दिए, 4 ऐसे। अब हाइड्रोजन के पास सबके पास एक ही एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो आपस में शेयर कर ही चुके हैं, तो हाइड्रोजन का तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। और कार्बन के पास भी जो है एक हिसाब से देखा जाए तो 2 और 3 2 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी उसको 3 की हो सकता है, तो 3 वो क्या करेंगे, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है आपस में शेयर कर लेंगे। तो देखिए इस कार्बन के पास 3 3 6 इलेक्ट्रॉन यही हो गए, 2 ये हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर इस कार्बन की बात करें तो 2 ये और 6 पूरे ये। तो इस तरह से इनके बीच में जो है 6 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते हैं कार्बन कार्बन के एटम के बीच में, और आपका इथाइन बन जाता है। इसका अगर हम दूसरा कंपाउंड लें तो दूसरे कंपाउंड में हमने बताया था कि अगर ये 3 है, कार्बन के एटम 3 है, तो इसका रूट नेम क्या हो जाएगा, प्रोप। अब क्योंकि इंड होगा आइन से तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। लेकिन हाइड्रोजन कितने होंगे, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, 6 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 आएगा, मतलब हाइड्रोजन होंगे इसमें 4। इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं एक बार, तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो क्या करेंगे, 1 2 3 हमने बना दिया। ठीक है, अब सारे कार्बन के बीच में अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो हाइड्रोजन अब कितने हो चुके हैं, ऑलरेडी 3 हो चुके, 1 हाइड्रोजन और लग सकता है, वो हम इसके पास लगा देंगे। तो देखिए कि हर कार्बन के पास अपना 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक इधर, और हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देख रहे हैं आप लोग कि अगर हम इस तरह से करें, एक जो है बॉन्ड इस हाइड्रोजन के बीच में बन जाए और कार्बन के बीच में बन जाए, एक यहाँ बन जाए तो 2 बॉन्ड बन गए, एक ये आपस में बना लें तो 3 बॉन्ड बन जाएंगे। तो इसका 1 हाइड्रोजन तब भी खाली रह जाएगा। तो 1 हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगा दें और यहाँ से हटा दें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो 4 ही रहेंगे, वो आप नहीं बढ़ा सकते। तो इस कार्बन के बीच जो है 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के वजह से बन जाएंगे, एक आपस में बना लेगा तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे। अब बात करें हम लोग ये कार्बन एक तो हाइड्रोजन से ऑलरेडी शेयर कर चुका है, यानी कि अभी 3 इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 3 यहाँ पे आ जाएंगे, और इसके भी 3 एक ही जगह पे ऐसे लगा लेते हैं। तो देखिए, तो देखो इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड हो गए, मतलब इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड हो गए क्योंकि इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, और इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड हो गए क्योंकि उसके भी 3 जो है हाइड्रोजन से शेयर हो गए और 1 आपस में शेयर हो गया। तो इस तरह से इसमें भी जो है आपका कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन भी 4 हो गए और सारे कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए। एक और एलिमेंट के बारे में हम समझते हैं अभी, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो वो जो 3rd हाइड्रोकार्बन होगा आपका, जिसमें आपके पास 5 कार्बन होंगे, तो इस वजह से इसका रूट नेम हो जाएगा पेंट, और नाम के पीछे आइन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेंटाइन। तो हाइड्रोजन इसमें कितने होंगे, 2 गुना से 2 कम, तो 5 दूनी 10 माइनस 2 कितना, 8 हो जाएंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट आइन, पेंटाइन हो जाएगा इसका नेम। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं स्ट्रक्चर इसमें, 2 3 4 5। ठीक है, तो हर कार्बन के पास आपके पास क्या होता है, 4 होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें हम लोग, तो हर हाइड्रोजन के पास में भी 1 होता है। ठीक है, तो बॉन्ड हम लोग बनाते हैं। तो देखिए इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, इसके साथ शेयर किया और इसके साथ शेयर किया, आपस में शेयर किया, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो ही गए, 2 2 4 2 6 2 8। इसकी बात करें तो इसने आपस में ये शेयर किया और ये शेयर, इसके पास भी 8 हो गए।
यहाँ पर देखें तो ये आपस में शेयर हुआ, ये शेयर हुआ, इसके पास भी 8 हो गए। ठीक है भाई, 2 2 4 2 6 2 8। अब इसकी बात करें तो इस कार्बन ने एक ऑलरेडी हाइड्रोजन से शेयर कर रखा है और 3 आपस में शेयर कर लेंगे। तो देखिए इसके पास भी 4 बॉन्ड हो गए। देखो स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे कार्बन एटम के पास 4 4 बॉन्ड होने चाहिए। 4 4 बॉन्ड होना ये संकेत करता है कि उसके चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुके हैं और एक कार्बन एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो इस तरह से, अच्छा इसकी भी एक ट्रिक है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जिन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसमें पहले कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन होता है और दूसरे कार्बन के पास हाइड्रोजन होता ही नहीं। जैसे कि एल्कीन में दूसरे कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता था, तो इसमें पहले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन रहेगा, दूसरे कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा नहीं, बाकी सब पर आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ट्रिक इसकी ये भी हो जाएगी। जैसे हम एक आसानी से ट्रिक के हिसाब से बनाकर दिखाएं तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे हम एक नया फार्मूला लेते हैं, पेंटीन के बाद क्या आ जाएगा, हेक्सीन आ जाएगा। तो हेक्सीन की अगर हम लोग बात करें तो हेक्सीन का क्या हो जाएगा, C6 और X 10 हो जाएगा, 6 2 12 - 2 10 हो जाएगा। तो अगर हम उसके हिसाब से बनाएं, ट्रिक के हिसाब से 6 हो गए। हमने कहा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। हमने कहा सेकंड वाले पे आपको एक भी हाइड्रोजन नहीं लगाना और यहाँ पे एक लगाना है। तो देखिए अभी हो जाएगा 1 2 3, तो देखो 4 इसके पास हो गए ऑलरेडी और एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो देख रहे हैं कि इसके पास भी 4 हो गए, इसके पास भी 4 हो गए, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, सबके पास 4 हो गए। तो ये ट्रिक है कि पहले वाले में एक हाइड्रोजन रखिए, दूसरे वाले में कोई भी हाइड्रोजन रखिए ही मत, बाकी 2 2 2 और लास्ट वाले में फिर 3। तो ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें। हाँ, तो अब हम जो है अभी स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन की पढ़ चुके हैं और ब्रांच चैन भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें पढ़ना है एल्किल ग्रुप क्या होता है। तो ठीक है, तो आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जो आपका एल्केन ग्रुप होता है उसमें जैसे ये हो गया CH4, ये मेथेन हो गया। एल्केन ग्रुप का पहला जो एलिमेंट्स होता है, मतलब कंपाउंड्स होता है, वो CH4 मतलब मेथेन होता है। दूसरा जो कंपाउंड्स होता है वो क्या होता है, C2H6 होता है। तीसरा क्या होता है, C3H जो है 8 होता है। ठीक है, अगर इन सब एल्केन ग्रुप में से हर कंपाउंड से एक एक अगर क्या हटा दिया जाए, एक एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो वो एल्किल ग्रुप कहलाएगा। जैसे हमने CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो CH3 हो जाएगा, तो ये एल्किल ग्रुप में शामिल हो जाएगा, तो ये मेथाइल कहलाएगा। ठीक है, इल का मतलब एक गायब हो जाना, इल जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है गायब हो जाना। तो एक हाइड्रोजन गायब हुआ तो ये मेथाइल हो जाएगा। इसमें से एक हाइड्रोजन गायब करो तो क्या हो जाएगा, एथाइल, क्योंकि इसका नाम एथेन होता था तो ये एथाइल हो जाएगा। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है एल्किल ग्रुप को बनाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। तो देखा द ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल, मतलब एल्केन के एक मॉलिक्यूल से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो क्या हो जाता है, इस कॉल्ड एल्किल ग्रुप। तो उसे एल्किल ग्रुप कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे तुम्हारा ये हो जाएगा मेथाइल ग्रुप का और ये हो जाएगा एथाइल ग्रुप का। तो ये क्या होता है कि एल्केन में या किसी दूसरे उसमें ऐड होकर के उसका नेम चेंज कर देते हैं। तो उसको खैर हम नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, फिलहाल मैंने बता दिया कि एक एल्किल ग्रुप होता है। उसके अलावा आते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अलावा। तो ठीक है, इन एडिशन टू ब्रांच चैन हाइड्रोकार्बन और स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन देर आर सम अदर हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। मतलब उनके अलावा और भी एक जो है हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन क्या होते हैं, रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं। रिंग के फॉर्म में अरेंज होना, जैसे मान लीजिए कि ये 3 कार्बन एटम है, यहाँ पे एक रिंग बन गई, ये भले जो है ट्रायंगल टाइप में बनी है, तो ये रिंग के फॉर्म अरेंज होते हैं। तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, मतलब ये भी दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड वाले कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड वाले कैसे होते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम अगला जो है साइक्लो हाइड्रोकार्बन में जो हमने पढ़ा था उसमें हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका नाम वैसे ही होता है जैसे एल्केन ग्रुप में सारे कंपाउंड का होता है, बस नाम क्या साइक्लो लग जाता है। जैसे क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन, ऐसे साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें जैसे एक ये बेंजीन वाला है, तो पहले मैं बताता हूँ कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और कैसे होगा। तो जो साइक्लोहेक्सेन है, एक्चुअल में जो उसका फार्मूला होता है वो क्या होता है, C6 और H12। अच्छा, यहाँ पे हेक्सेन था इसलिए कार्बन तो 6 होना ही था, तो इसका हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो एक रिंग फॉर्म है, क्योंकि ये साइकिल हाइड्रोकार्बन तो रिंग फॉर्म में बनेगा। तो जैसे एक कार्बन यहाँ पे हो गया, एक 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 यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। ठीक है,
तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइक्लो है यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो देखिए हर कार्बन के पास जो है 4 होते हैं, ठीक है, हर कार्बन के पास 4 होंगे। तो ये होता है। अब क्या होगा कि देखिए हाइड्रोजन, अब इसमें 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो एक हाइड्रोजन इधर ऐसे एक बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐसे एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे देखें तो एक हाइड्रोजन यहाँ इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इधर यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, एक इधर एक यहाँ पर। तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 हो गए। इसी तरह से यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे इसी तरह से। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। अब क्या है कि ये लोग क्या करेंगे, एक बॉन्ड इस कार्बन कार्बन के बीच में बना, एक बॉन्ड इस कार्बन कार्बन के बीच में, एक बॉन्ड इस कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। यहाँ पर भी इस कार्बन कार्बन के बीच में भी एक बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया और हर कार्बन के पास 4 4 बॉन्ड भी हैं। इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड, इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड, और ये इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड, इस कार्बन के पास भी तो हैं, ठीक है। अब 4 होते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में, तो चारों क्या किया, 2 हाइड्रोजन से शेयर कर लिए और 2 अपने आसपास वाले कार्बन से शेयर कर लिया। इस तरह सारे कार्बन आइटम ने किया इसमें, तो आपका क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। नाम के आगे एन ही लगेगा क्योंकि सैचुरेटेड है। इसी तरह से अगर आपको देखा जाए तो जो फार्मूला होगा, देखो इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि इसका फार्मूला CN और H2N के जैसा ही है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे तो साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा, जैसे C4H8। तो ये कैसे बनेगा, तो इसका है क्या, ये रेक्टेंगल फॉर्म में बन जाएगा, जैसे एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, ठीक है। तो कार्बन के 4 होते हैं तो वो 4 रहेंगे ही, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। इसी तरह से यहाँ पे भी, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में एक एक ऑलरेडी शेयर हो जाएगा, एक यहाँ पर इसके बीच में, एक इसके बीच में और एक इसके बीच में, क्लियर। अब देखो कार्बन, हर कार्बन के पास 2 2 हो गए हैं, तो 2 2 हाइड्रोजन जो बचे हैं तो 2 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेंगे अपना। तो इस तरह से और टोटल 8 हाइड्रोजन भी इनके पास हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि सैचुरेटेड है तो नाम के पीछे एन लगेगा, 4 कार्बन है इससे ब्यूट हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। इसी तरह से आप साइक्लोप्रोपेन का बना के घर पे चेक करिएगा, साइक्लो जो है पेंटेन का चेक करिएगा, साइक्लो ऑक्टेन का चेक करिएगा, तभी आपको आएगा। आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी थोड़ी बहुत। इसी तरह अगर हम अनसैचुरेटेड को एक समझाएं तो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन, अनसैचुरेटेड एक बेंजीन है। बेंजीन का अब यहाँ पे मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी आपको देखने के मिलेगा, रिंग होगी तो बेंजीन। तो बेंजीन भी एक 6 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन होते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, ये हो गया आपका, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, साथ में एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला जो बेंजीन का होता है वो होता है C6 और H6 होता है फार्मूला। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, C6H6, मतलब इसमें कार्बन भी 6 होंगे, हाइड्रोजन भी 6 होंगे। तो अब हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको ऐसे कर दिया। तो हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन हो गया। आपको पता है कि कार्बन की बैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक तो ऑलरेडी उससे शेयर कर चुका है, यानी कि अभी उसके पास बचे हुए जो है टोटल 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं इसके पास अभी भी। तो देखिए क्या करेगा वो, अब हर कार्बन क्या करेगा, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड इसने इसके साथ बना लिया तो इसके 2 हो गए, यहाँ पर ये 2 बॉन्ड बना लेगा। तो अब इस कार्बन की देखो चारों बैलेंसी पूरी हो गई, इसके चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा तो इसके पास भी देखो ऑलरेडी 4 हो चुके हैं, यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे तो इस कार्बन के पास भी 4 हो चुके हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड इस कार्बन कार्बन के साथ बना लेगा तो इसके पास भी 4 हो चुके हैं, और यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लेगा तो इसके पास भी 4 हो जाएंगे। तो बेंजीन में होता कि ये फार्मूला थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि 3 कार्बन कार्बन आइटम आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और 3 कार्बन आइटम आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये फार्मूला कुछ अलग तरीके का है और याद करने में आसान रहेगा। जो चीज़ें अलग होती है वो बच्चे आसानी से याद कर पाते हैं, मैं खुद याद कर पाता तो तुम लोग भी कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन थे आपके,
तो इनमें नाम के आगे साइक्लो लग जाता है, ठीक है। ये बेंजीन का है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें आपको डबल बॉन्ड भी देखने के मिलेगा कार्बन कार्बन एटम के बीच में। इसमें अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट का मतलब हर एक कार्बन एटम को छोड़ करके डबल बॉन्ड मिलेगा, तो ये अल्टरनेट देखने को मिलता है। तो अब आगे हम लोग जो चलेंगे, हमारा टॉपिक है वो है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो नेमिंग का जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अब हम लोग नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन की नेमिंग के बारे में। तो जैसे आप लोग को पहले पता है कि घर में जो बच्चे होते हैं उनका घर में नाम कुछ और होता है, स्कूल में नाम कुछ और होता है। जैसे मंगल के दिन कोई लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम मंगरू लिख देते हैं, लेकिन स्कूल में तो मंगरू नहीं लिखवा सकते। स्कूल में जाएगा सब मंगरू मंगरू कह के उसे चिढ़ाएंगे, तो उसे एक ऑफिशियल नाम देना जरूरी हो जाएगा, तो उसका नाम कुछ रखेंगे। अब विद्या शंकर त्रिपाठी और पता नहीं क्या क्या रख सकते हैं हम लोग। तो इसी तरह से जैसे क्या होता था कि ये जो कंपाउंड्स होते थे अलग अलग देश में पाए जाते थे, तो भारत में से कुछ और कह दिया गया, जापान में कुछ और कह दिया गया, चाइना में कुछ और कह दिया गया। अब भारत वाला आदमी चाइना में जाएगा तो भारत में उसे जो बताया गया वही वहाँ पे मांगेगा, तो क्या वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो ये इंटरनेशनल स्तर पे ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसके लिए एक जो है एक संस्था थी IUPAC, ठीक है। तो ये एक संस्था ने क्या किया, एक ऐसा नाम बनाया जो सारे देश में कॉमन हो, ठीक है। और उसने क्या किया, सारे हाइड्रोकार्बन का जो है नाम रखा। तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं, पहले इसको देख लीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव 2 नेम्स, कॉमन नेम्स एंड ऑफिशियल नेम। जैसे हर बच्चे के 2 नाम होते हैं, एक घर में जो है कुछ भी कह लेते हैं और एक स्कूल का नाम होता है, ठीक है। तो एक ऑफिशियल नेम और सिस्टमेटिक नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, जो सिस्टमेटिक नेम होता है, आप देखिए, सिस्टमेटिक नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वेर गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है जो 1958 में जो है सिस्टमेटिक नेम हर कंपाउंड को इसने दिया। सो दे आर कॉल्ड IUPAC नेम और IUPAC नेम निक्लेचर, इसलिए IUPAC नेम निक्लेचर कहते हैं इसे। अगेन इन ऑर्डर टू नेम हाइड्रोकार्बन बाय द IUPAC मेथड, मतलब हमको IUPAC मेथड से हाइड्रोकार्बन का नाम रखने के लिए हमें कुछ पॉइंट याद रखने चाहिए। वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट। जैसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन हाइड्रोकार्बन में कार्बन आइटम जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो है इंडिकेटेड बाय देयर रूट नेम। जैसे रूट नेम क्या है कि अगर किसी में एक कार्बन है तो उसको उसके स्टेम से डिनोट किया जाएगा, उसको मेथ लिखा जाएगा। तो पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन ही आपको डिनोट करना होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी में क्या है कि 2 हाइड्रोकार्बन है तो उसका जो है आपका स्टेम नेम क्या हो जाएगा। जैसे 2 हाइड्रोकार्बन है तो उसका स्टेम नेम आपका हो जाएगा एथ, ठीक है। और 3 हाइड्रोकार्बन है तो उसका स्टेम नेम क्या हो जाएगा, प्रोप। ये आप सबको लर्न भी करना है। अगर आप ये लर्न नहीं कर पाएंगे तो आप जो है नॉमेनक्लेचर अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको समझना है तो आप लर्न जरूर करेंगे। अगर उसमें 4 नाम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, ठीक है। 5 पे क्या हो जाएगा, पेंट, ठीक। इसी तरह से 6 पे क्या हो जाएगा, हेक्स। ये सब स्टेम नेम है, ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम को शो करते हैं, यानी कि पहले आपको यही नेम लिखना है। अगर 7 कार्बन आइटम है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्ट। और अगर 8 है तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट। और 9 है तो उसके हम लोग पढ़ते हैं नॉन, ठीक है। और 10 है तो डेक। ये लर्न करना कोई कठिन नहीं है। जैसे आपने पहले से पढ़ा होगा, पेंट 5 का मतलब पेंट होता है, 6 का मतलब हेक्स होता है, 7 का मतलब हेप्ट होता है, 8 का मतलब ऑक्ट होता है, 9 का मतलब नॉन होता है, डेक होता है। ये याद करना इतना भी कठिन नहीं है। तो पहला काम आपको क्या याद रखना होगा कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है इन स्टेम से डिनोट किए जाएंगे, पहला पॉइंट आप। दूसरा पॉइंट आपको जो लर्न करना है वो आपका ये है कि अगर वो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है तो इनके स्टेम नेम में आप क्या जोड़ देंगे, स्टेम में क्या जोड़ देंगे आप, एन जोड़ देंगे, क्योंकि सैचुरेटेड वाले एल्केन ग्रुप के होते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। और अगर अनसैचुरेटेड है तो अनसैचुरेटेड में अगर वो जो है एल्कीन ग्रुप का है तो आपको ईन जोड़ देना है। और अगर वो एल्कीन ग्रुप का नहीं, एल्काइन ग्रुप का है तो YNE जोड़ देना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर मान लीजिए कि कोई एल्केन ग्रुप का है और उसमें एक जो है कार्बन है तो वो क्या हो जाता है, उसका स्टेम नेम मेथ हो जाता है। अब क्योंकि वो एल्केन ग्रुप का है तो उसके नाम के पीछे एन जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एथ की बात करें, 2 कार्बन वाला है तो एथ हो जाएगा, तो एथ, ठीक है। अब इसके पीछे आप एन जोड़ दोगे क्योंकि एल्केन ग्रुप का है तो एथेन हो जाएगा। तो हम इन सबको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम एल्केन ग्रुप के कुछ जो है कंपाउंड का जो है नाम आपको नाम लिखना बताएंगे और कुछ आपके लिए छोड़ देंगे जो आप घर पे होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दें यहाँ पर, जैसे पहला हमने क्या बताया कि ये देखिए
ये एल्केन ग्रुप का है। अच्छा एल्केन ग्रुप का है ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था CnH2n+2। अगर ये फार्मूला फॉलो कर रहा है, किसी का जो फार्मूला होगा, जो भी मॉलिक्यूल का फार्मूला होगा फॉलो कर रहा है, तो वो एल्केन ग्रुप का है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक कार्बन है और 2 1 2 + 2 4 हो जाएगा, तो यानी कि एल्केन ग्रुप का है। ठीक है, अब क्योंकि इसमें एक कार्बन है तो इसका स्टेम क्या हो जाएगा? मेथ। ठीक, मेथ हो गया। अब क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का है तो इसके नाम के पीछे एन जोड़ देंगे तो मेथेन हो जाएगा। अच्छा इसका स्ट्रक्चर हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कैसे बनता है। ठीक है, जो हम आपको सिखा रहे थे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो उसमें बता चुके थे, तो इस तरह से बनेगा। अगर इसकी बात करें तो ये डबल कार्बन वाला है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा। और क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का, इस फार्मूले को देखेंगे तो 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा, तो ये एथेन का है। ठीक है, तो इसका नाम एथेन हो जाएगा। इसका अगर स्ट्रक्चर बात करें तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। ठीक, ये आपके हाइड्रोजन दिखा सकते हैं आप, तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे और इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर आपको इसका नाम रखना है तो इसमें 3 जो है कार्बन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। ठीक है, और प्रोप होने के साथ साथ इसमें क्या हो जाएगा? एन जोड़ देंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक, अच्छा खास बात और है कि ये जो मेथेन होता है इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस कहते हैं। अच्छा मार्स गैस कहते क्यों हैं? क्योंकि ये दलदली स्थानों पर पाई जाती है। दलदली स्थानों पर पाए जाने की वजह से इसका दूसरा नाम क्या है? मार्स गैस भी होता है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, इसके अलावा हम जैसे ब्यूटेन की बात करें तो जिसमें 4 कार्बन है होते हैं, उसका जो स्टेम हो जाता है वो क्या हो जाता है? ब्यूट हो जाता है। हम इसकी बात कर रहे हैं तो ब्यूट हो जाएगा। अब क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का है तो नाम जो है इसका एंड होगा एन के साथ, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। अच्छा इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो है ऐसे बन जाएगा कुछ स्ट्रक्चर। आपका एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे क्योंकि वो हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, आप वहाँ से देख लीजिएगा जब हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। अच्छा एक चीज़ और बताएं कि इसका नाम तो ब्यूटेन हो जाएगा, इसका कॉमन, लेकिन जब क्या होता है कि 4 कार्बन या 4 कार्बन से ज़्यादा वाली एक लंबी चेन बनती है एल्केन ग्रुप में, तो उसके नाम के पीछे एन कर देते हैं। एन का मतलब यहाँ नॉर्मल होता है, तो इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम ब्यूटेन तो होगा ही और साथ साथ में इसका नाम ब्यूटेन होगा IUPAC नेम, IUPAC नेम, और जो इसका कॉमन नेम होगा वो एन ब्यूटेन भी हो सकता है। तो इस तरह से एन ब्यूटेन हो सकता है, एन पेंटेन हो सकता है, एन हेक्सेन हो सकता है, तो ये आप बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपका एल्केन ग्रुप का था। अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे ब्रांच्ड कोई होती है, कभी कभी एक ब्रांच चेन बन जाती है, जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरह से है और एक यहाँ पर भी कार्बन है, तो इस ब्रांच चेन में हम लोग इसका नाम कैसे रखेंगे ये पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ नियम पता होने चाहिए, वो नियम मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, और फिर आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। हाँ, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब जो ब्रांच चेन है उसमें IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। तो ब्रांच चेन का जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं कि जैसे ये आपका एक ब्रांच चेन, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, इसी तरह से यहाँ पे तीनों तरफ हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे, तो ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हो गया। तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं, वो नियम आपको समझने होंगे। सबसे पहले आपको क्या चुनना है? लॉन्गेस्ट चेन चुनना है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से देखें तो 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम इधर से आएगा। आप चुन तो आप ऐसे भी सकते हैं 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे इस अगर ये वाली आप लाइन चुनेंगे तो इसमें 2 कार्बन आइटम पड़ेंगे, अगर इधर से चुनेंगे 1 2 3 तो 3 कार्बन आइटम पड़ेंगे। अच्छा, एक तरीका और चुनने का है 1 2 3, तो इधर से भी 3 पड़ेंगे 1 2 3, तो मतलब ऐसा चुनना है आपको कि एक आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल जाए, ठीक है, तो वो ब्रांच चेन होगी। दूसरा काम क्या करना है आपको? एल्किल ग्रुप को ढूंढना है। तो एल्किल ग्रुप का हमने बताया था कि CH3 या C2H5 ऐसे होते हैं, तो एल्किल ग्रुप यहाँ पे जो है ये आपको मिल जाएगा। अगर हम ये चेन चुनेंगे, देखो अगर इधर से चुने 1 2 3 तब भी 3 कार्बन ही आएंगे, इधर से चुने 1 2 3 तब भी 3 कार्बन आएंगे, और अगर 1 2 3 ऐसे चुने वैसे, तो हम किसी एक लाइन को चुन लेते हैं। तो हम ये स्ट्रेट वाला चुन ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि तीनों में नाम एक ही होगा। तो स्ट्रेट वाला चुनते हैं, तो जो है इसमें एल्किल ग्रुप क्या आएगा? ये वाला आएगा, मतलब मेथाइल आएगा। दूसरा काम क्या करना है? एल्किल ग्रुप चुनने के बाद एल्किल ग्रुप की पोजीशन देखनी है। तो अगर हम इधर से देखेंगे तो सेकंड नंबर पे ही एल्किल ग्रुप मिलेगा, और अगर इधर से हम काउंट करें तब भी हमको सेकंड नंबर पे ही एल्किल ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो पोजीशन देखने के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले एल्किल ग्रुप की पोजीशन लिखेंगे। एल्किल ग्रुप पोजीशन के बाद जो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है कंपाउंड में वो नाम लिख देंगे, और उसके बाद वो जो लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से वो जो था उसका वो नाम हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसका नाम क्या रख सकते हैं? अगर हम उस नियम के हिसाब से चले तो लॉन्गेस्ट चेन ये, तो मतलब इसमें 3 कार्बन है। खैर इसको छोड़िए। एल्किल ग्रुप कितने नंबर पे प्रेजेंट है? 2 नंबर पे, तो 2 हमने लिख दिया। अब कौन सा एल्किल ग्रुप है? मेथाइल, तो हम लोग मेथाइल लिख देंगे,
ठीक। अब मिथाइल के बाद काम की आती है कि कितने इसमें कार्बन थे, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा एल्केन के हिसाब से, तो 2 मेथाइल प्रोपेन। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर होता है। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। इरेजर दो भाई हमें, कहाँ है? हाँ, तो एक और हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें देखिए पहला नियम वही आपका, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। तो आप लॉन्गेस्ट चेन चूज कर सकते हैं, तो इस तरह से भी 1 2 3 4, इधर से चूज सेलेक्ट करेंगे तो 4 आएंगे कार्बन, और इधर से करें 1 2 3 तब 3 ही आएंगे, इधर से करें 1 2 3 4 इधर से भी 4 आ जाएंगे। तो मतलब इसमें लॉन्गेस्ट चेन दो तरीके से मिल सकती है, एक तो स्ट्रेट हम इधर से काउंट करें या फिर इधर से काउंट करें, ये भी तरीका, या फिर इधर से 1 2 3 4 ऐसे काउंट करके आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम स्ट्रेट वाली चुनने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। जो स्ट्रेट चेन में ज़्यादा कार्बन एटम मिलेंगे हम उसे चुनेंगे। हर कंपाउंड में आपको ये बात ध्यान रखना है कि जिस स्ट्रेट चेन में आपको ज़्यादा कार्बन एटम मिल जाए वो आप चुनिए, तो आपको यही मिल पाएगी ज़्यादा बेहतर। दूसरा आपको क्या काम करना है, इसमें एल्किल ग्रुप पहचानना है। तो एल्किल ग्रुप आपका ये प्रेजेंट है, जिसे मिथाइल कह सकते हैं। अच्छा, हमको कार्बन की चेन उधर से काउंट करनी होती है जिधर एल्किल ग्रुप क्या पड़े, नजदीक पड़े। ये भी एक नियम है, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए, जिधर से एल्किल ग्रुप नजदीक पड़े। अगर हम इधर से चेन को काउंट करें 1 2 3 तो थर्ड नंबर पे जो है मिथाइल पड़ेगा, लेकिन अगर इधर से काउंट करें तो 1 2 सेकंड नंबर पे पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहला काम वही करेंगे कि उस एल्किल ग्रुप की पोजीशन लिख दें। सेकंड नंबर पे है तो क्या लिख दें आप, 2 मेथाइल। अब कितने कार्बन, 1 2 3 4 है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इस तरह से जो है आप नाम जो है एल्केन ग्रुप का रख सकते हैं। ठीक है, अब हम अनसैचुरेटेड के बारे में आगे पढ़ेंगे बस। हाँ, तो अब लोग हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, मतलब जिन हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं उनका नेम कैसे रखते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन ये दिया है कि नेमिंग ऑफ C2H4 और दूसरा क्वेश्चन दिया है नेमिंग ऑफ C3H6, तो कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले नाम रखने से पहले अगर आपको ये पता लगाना हो कि जो है ये एल्केन का एल्कीन का है, तो सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। स्ट्रक्चर बनाने से आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये एल्केन ग्रुप से बिलोंग करता है या एल्कीन से बिलोंग करता है या एल्काइन से पता करता है, ये आपको स्ट्रक्चर बनाने से पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उनको इन के साथ डिनोट करते हैं। अगर उसमें इन लगा है तो आप समझ जाएंगे कि ये हाइड्रोकार्बन क्या है, डबल बॉन्ड वाला है। ठीक है, तो जैसा कि एक यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना लें 1 2। ठीक है, आप क्या करेंगे, 4 हैं तो आप जानते हैं कि एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे, एक यहाँ पे, तो ये 2 बॉन्ड ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। इसका स्ट्रक्चर हम आपको पहले ही बता चुके थे, और 2 बॉन्ड कार्बन में आपस में बना लेंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है कि आप इसमें 2 कार्बन है तो हमने बताया था इसका स्टेम क्या हो जाएगा, अगर रखेंगे तो एथ हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो नाम इसका एंड होगा इन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। अच्छा, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, एथिलीन। वो क्या है, एथिलीन होता है। ठीक है, तो कॉमन नेम भी याद रखिएगा। इसी तरह से एक और कंपाउंड हम ले लेते हैं एल्कीन ग्रुप का, तो नेमिंग ऑफ C3H6। तो पहले इसका भी आप क्या बना लें, स्ट्रक्चर बना लें। स्ट्रक्चर बनाना हमने बताया था कि बहुत आसान है, कि डबल जो पहला यहाँ वाला कार्बन है इस पर 1 हाइड्रोजन रखिए। ठीक है, और इस पर रख दीजिए 3 हाइड्रोजन। तो ऑलरेडी आपके पास कितने हो चुके होंगे, 3 1 4 हो चुके हैं। आप क्या करिए कि इसके साथ 1 रख लीजिए। ठीक है, तो आप देखते हैं बांड बनाते हैं पहले, तो 4 इसके साथ हो ही जाएंगे, 2 इसके साथ बना लेगा तो इसके पास भी हो जाएंगे। तो इसमें अब कम क्या पड़ रहा है, C3 3 और 2 5, 1 हाइड्रोजन कम पड़ा है क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड है तो इसके पास 1 हाइड्रोजन। तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि देखिए इसमें 3 कार्बन है तो इसका स्टेम क्या हो जाएगा, प्रोप। ठीक है, अब हमने क्या होता है कि जिसमें डबल बार प्रेजेंट होता है उनका नेम एंड होता है इन के साथ, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन। क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन। तो इसका कॉमन नेम भी आप याद रखिए इनके साथ साथ। ठीक है, अब हम ट्रिपल बॉन्ड वाला पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, मतलब जिन हाइड्रोकार्बन में 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनका नेम कैसे रखेंगे। ठीक है, जैसे अच्छा आपको ये ना पता हो कि इसका नाम हम क्या रखें, तो आप सबसे पहला आप काम क्या करें, उसका स्ट्रक्चर बना लें। आप अगर उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आपकी ये कन्फ्यूजन ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी, और स्ट्रक्चर बनाना हम पहले ही सिखा चुके हैं आपको। तो जैसे इस फार्मूले के हिसाब से हम स्ट्रक्चर बनाएं तो 2 कार्बन बन गए आपके, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा इसके साथ और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इन कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड बनाने ही पड़ेंगे, तभी इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड होंगे और इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड होंगे।
तो ये कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो ट्रिपल बॉन्ड वालों की खास बात आपको पहले से पता है कि जो स्टेम में होता है, स्टेम में हम लोग आइन लगा देते हैं, आइन का मतलब YNE लगा देंगे हम लोग, तो आपका उनका नाम आ जाएगा। तो जैसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए डिनोट होगा एथ, ठीक है, और इसमें आइन लगा दें तो क्या हो जाएगा, एथाइन। तो ये आपका शो करता है। इसी तरह से अगर आपको इसको डिनोट करना है, अब ये जैसे मान लो आपको पता भी ना हो कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना लें। स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, ठीक है, ये आपका 4 हो जाएंगे। अब एक हाइड्रोजन और कहीं पे रखना है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे रखिए। हमने एक ट्रिक में बताया था कि जो सेकंड नंबर वाला होगा उसमें होगा ही नहीं, 1 2 3, तो देखिए इसके पास भी 4 हो गए और इसके पास भी 4 हो गए और इसके पास ऑलरेडी 4 है, ठीक है। तो आपको आसानी से पता चल जाएगा स्ट्रक्चर बनाने से कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, यानी कि एल्काइन ग्रुप का है। तो इसमें 3 कार्बन होने की वजह से इसका जो स्टेम नेम हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें आइन जोड़ना है मतलब YNE जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। तो इस तरह से नाम रखते हैं। तो इस ग्रुप के और जितने भी कंपाउंड्स हैं वो आप लोगों का होमवर्क है, आप घर पे करिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।